एपिसोड 135। मलिन से बातचीत खत्म करने के बाद एलेक्स अपने कमरे में दाखिल हुआ और चुपचाप दरवाजा बंद कर लिया। अंदर का वातावरण शांत और रहस्यमय सा था, मानो किसी महत्वपूर्ण घटना के घटित होने का आभास हो। वह कमरे के बीचों बीच गया और एक पल के लिए रुका। मलिन ने उसे जो कुछ बताया था उसे याद करने लगा। मलिन ने स्वयं भी कुछ इसी तरह की तकनीक का अभ्यास किया था। हालांकि उस तकनीक में केवल 8 स्तर थे और अपने विशाल अनुभव और प्रतिभा के बावजूद मलिन केवल 7वें स्तर तक ही पहुंच पाए थे। इससे ही ऐसी साधना विधियों की कठिनाई का स्पष्ट अंदाजा लग जाता है। इससे पहले मलिन ने एलेक्स को अपना शिष्य बनाने पर उसे ये तकनीक सिखाने का भी विचार किया था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई थीं। एलेक्स की तकनीक स्पष्ट रूप से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। हालांकि इसमें केवल 9 स्तर थे, लेकिन प्रत्येक स्तर की गहराई मलिन के संस्करण से कहीं अधिक थी। यह महज मामूली सुधार नहीं था, ऐसा लगता था मानो यह अस्तित्व का एक बिल्कुल ही अलग स्तर हो। एलेक्स ने धीरे से सांस छोड़ी और पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांसों को स्थिर होने दिया। उसके विचार धीरे धीरे शांत होने लगे, जब तक कि उसका मन एकाग्रचित अवस्था में नहीं पहुंच गया। इस तकनीक की पहली परत आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप में ढालने पर केंद्रित थी। उन्हें प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा की संरचना भिन्न होती है। कोई सार्वभौमिक खाका नहीं होता। प्रत्येक आत्मा अपने स्वामी के स्वभाव, उत्पत्ति और क्षमता को प्रतिबिंबित करती है। इसके बाद की परतों को आत्मा को और अधिक परिष्कृत और उन्नत करने के लिए बनाया गया था। 8वें स्तर तक पहुंचने पर आत्मा उस अवस्था को प्राप्त कर लेती थी जिसे इस तकनीक में सर्वोच्च अवस्था बताया गया है। उस स्तर पर आत्मा भौतिक शरीर के बिना भी स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो सकती थी। यह एक ऐसा विचार था जो आकर्षक और साथ ही विचलित करने वाला भी था। एलेक्स उन विचारों में ज़्यादा देर तक नहीं उलझा रहा। उसने अपना ध्यान भीतर की ओर केंद्रित किया और अपनी ऊर्जा का संचार शुरू किया। धीरे धीरे उसने उस ऊर्जा को अपने चेतना सागर में प्रवाहित किया। उस आंतरिक स्थान के भीतर उसकी योद्धा आत्मा, देवदूत, शांत भाव से पालथी मारकर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, मानो वह गहरी ध्यान मुद्रा में हो। जैसे ही वह विशेष ऊर्जा उस स्थान में प्रवेश कर गई, देवदूत ने अपनी आंखें खोल दीं। इसके बाद जो हुआ वह एलेक्स की उम्मीदों के मुताबिक नहीं था। तकनीक में वर्णित अनुसार एक अलग आत्मा संरचना बनाने के बजाय मार्शल आत्मा ने स्वयं आने वाली ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। इसने न तो संकोच किया और न ही प्रतिरोध किया। इसने ऊर्जा को ऐसे स्वीकार किया मानो यह इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। उसके दिमाग में एक सूचना प्रकट हुई। डिंग, मार्शल सोल कोर में विलीन हो रही है। डिंग, आत्मा विकास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कृपया इस प्रक्रिया के पूर्ण होने तक न रुकें। अचानक हुए इस घटनाक्रम से एलेक्स थोड़ा भ्रमित हो गया और उसकी भौहें तन गईं। तकनीक का वर्णन इस प्रकार नहीं किया गया था, हालांकि उसने प्रक्रिया को रोकने की हिम्मत नहीं की। सहज रूप से वह समझ गया था कि अब रुकने से अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने अनिश्चितता के बावजूद अपना ध्यान केंद्रित रखते हुए लगातार अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया। जैसे जैसे वह इस प्रक्रिया में गहराई से उतरता गया, उसकी समझ से परे कुछ असाधारण घटित होने लगा। उसके भौतिक शरीर के पीछे देवदूत की एक धुंधली, पारदर्शी आकृति प्रकट हुई। यह उसकी शारीरिक मुद्रा को प्रतिबिंबित करती थी, जिसमें वह पालथी मारकर हवा में बैठा था और उसके चेहरे पर शांत अधिकार का भाव था। उसकी उपस्थिति पहले तो सूक्ष्म थी, लगभग अगोचर। उसी समय उसकी आत्मा के भीतर की ऊर्जा में परिवर्तन आने लगा। यह अब केवल सूक्ष्म नहीं रह गई थी, ये धीरे धीरे गहरी होती गई, सघन होती गई, मानो यह एक अमूर्त अस्तित्व से अधिक मूर्त रूप में परिवर्तित हो रही हो। फिर बिना किसी चेतावनी के ऊर्जा का प्रवाह तीव्र हो गया। एलेक्स का शरीर आसपास की ऊर्जा को खतरनाक दर से अवशोषित करने लगा। जो शुरुआत में एक स्थिर प्रवाह था, वह जल्दी ही एक शक्तिशाली भंवर में बदल गया। वातावरण में मौजूद ऊर्जा, जो पहले से ही बाहरी दुनिया की तुलना में हजारों गुना अधिक सघन थी, बढ़ती गति से उसकी ओर बढ़ने लगी। जिस क्षेत्र से वह ऊर्जा प्राप्त कर रहा था, वह सीमित नहीं रहा। वह बाहर की ओर फैलता गया, हर गुजरते पल के साथ और चौड़ा होता गया। कमरे के बाहर मलिन चुपचाप खड़ा इंतजार कर रहा था। पहले तो उसे एक हल्की सी गड़बड़ी का एहसास हुआ। जैसे ही उसने उस असामान्य घटना पर ध्यान केंद्रित किया, उसके चेहरे के भाव में थोड़ा सा बदलाव आया। वह लड़का क्या कर रहा है? मलिन ने मन ही मन बुदबुदाया। क्या वह साधना कर रहा है या सीधे तकनीक को समझने की कोशिश कर रहा है? दोनों ही स्थिति में उसकी सीखने की गति बहुत ही असामान्य है। वह देखता रहा, लेकिन आगे जो उसने देखा उससे उसका शांत स्वभाव डगमगा गया। अवशोषण की गति स्थिर नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। दूर बगीचे में एलेक्जेंडर, जो आराम से बैठा था, अचानक उस बदलाव को महसूस करने लगा। उसकी निगाहें तेज हो गईं और वह एलेक्स के कमरे की ओर मुड़ा। यह क्या है? उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। इस समय तक प्रभावित क्षेत्र इतना फैल चुका था कि वह बगीचे तक पहुंच गया था। आसपास की ऊर्जा अत्यधिक बल के साथ एक ही बिंदु की ओर खींची जा रही थी।
एलेक्जेंडर धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसकी आंखें जिज्ञासा से सिकुड़ गईं। उसकी अवशोषण गति पहले ही एक आकाशगंगा स्तर के साधक की गति से भी आगे निकल चुकी है, उसने अविश्वास भरे स्वर में कहा। उसके दृष्टिकोण से वह एलेक्स को कमरे के भीतर हवा में तैरते हुए पद्मासन में बैठे हुए देख सकता था। ऊर्जा की धाराएं सीधे उसकी चेतना के सागर में प्रवाहित हो रही थीं। हालांकि वह अपने पीछे मौजूद दिव्य योद्धा आत्मा को नहीं देख सका। क्या उसने पहली परत को पहले ही समझ लिया है? एलेक्जेंडर ने आश्चर्य से कहा। उन बूढ़े मूर्खों ने दावा किया था कि इसमें कम से कम 1 साल लगेगा, यहाँ तक कि एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए भी। क्या वे अतिशयोक्ति कर रहे थे या ये लड़का सचमुच सामान्य समझ से परे है? उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप न करने का विकल्प चुना। इसी बीच अशांति फैलती चली गई। अरोरा समेत निचले लोगों के प्राणियों को भी इस असामान्य स्थिति का एहसास होने लगा था। आसपास की ऊर्जा अनियमित रूप से व्यवहार कर रही थी और एक भयंकर तूफान की तरह एलेक्स के निवास की ओर तेजी से बढ़ रही थी। अरोरा तेजी से एलेक्जेंडर के पास पहुंची, उसके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। दादाजी, ये सब क्या हो रहा है? उसने पूछा। ये बेशर्म लड़का अब क्या कर रहा है? एलेक्जेंडर ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। हमें जल्द ही पता चल जाएगा, उसने उत्तर दिया। उसकी चिंता करने के बजाय तुम अपनी साधना पर ध्यान क्यों नहीं देती? उससे बुरी तरह हारने के बाद भी क्या तुम्हें जरा भी प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं आ रही? क्या उस महान राक्षसी को कुछ महसूस नहीं हो रहा? शर्म से अरोरा का चेहरा लाल हो गया। दादाजी, मुझे उस नाम से मत बुलाए, उसने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा। खैर, अकादमी में हर कोई आपको इसी नाम से पुकारता है, एलेक्जेंडर ने शांत भाव से जवाब दिया। अरोरा ने गहरी सांस ली लेकिन आगे कोई बहस नहीं की। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने एक और सवाल पूछा। वैसे, क्या आप उसे भी अकादमी भेजेंगे? ग्रैंड मार्शल टूर्नामेंट में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। अगर वह भाग लेना चाहता है तो उसे एक टीम की जरूरत होगी। एलेक्जेंडर ने उसके शब्दों पर विचार किया। उन्होंने स्वीकार किया, मेरा यही इरादा था। हालांकि मैं उन्हें खुद फैसला करने दूंगा। ऐसे मामलों में दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं है। समय बीत गया। 3 पूरे दिन बिना किसी रुकावट के बीत गए। कमरे के अंदर एलेक्स पूरी तरह से अपनी साधना में लीन रहा। फिर अंततः ये प्रक्रिया अपने निष्कर्ष पर पहुंच गई। डिंग, आप लेवल 51 पर पहुंच गए हैं। डिंग, मार्शल सोल तकनीक प्रथम स्तर पर पहुंच गई है। उन सूचनाओं की गूंज उसके दिमाग में गूंज रही थी, जिससे उसकी चेतना वापस वास्तविकता में लौट आई। एलेक्स ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने सबसे पहले पीछे मुड़कर देखा। देवदूत अभी भी वहीं था, हालांकि अब ये पारदर्शी नहीं रहा। इसका आकार अर्धठोस हो गया था, जो एक सूक्ष्म लेकिन निर्विवाद उपस्थिति का संचार कर रहा था। तो अब तुम मेरी आत्मा का मूल हो, एलेक्स ने धीरे से कहा। एक और सूचना दिखाई दी। डिंग, आपकी मार्शल आत्मा ने व्यक्तिगत शक्ति के मामले में ग्रहीय स्तर प्राप्त कर लिया है। आपको कुछ स्मृतियां प्राप्त हुई हैं। क्या आप उन्हें स्वीकार करना चाहेंगे? एलेक्स ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। व्यक्तिगत शक्ति? उसने पूछा। इसका क्या अर्थ है? सिस्टम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। डिंग, यदि मेजबान बेहोश हो या अनुमति दे तो मार्शल सोल स्वतंत्र रूप से युद्ध में संलग्न हो सकता है। ऐसे मामलों में यह अपनी व्यक्तिगत शक्ति का उपयोग करता है। एलेक्स ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गया। और यादों के बारे में क्या? डिंग, मेमोरी एकीकरण प्रगति पर है। इससे पहले कि वह कोई और प्रतिक्रिया दे पाता, उसकी चेतना अचानक अंदर की ओर खींच गई। उसके सामने एक विशाल दृश्य प्रकट हुआ। उसने खुद को एक विशाल युद्ध क्षेत्र में खड़ा पाया जो दूर दूर तक फैला हुआ था। असंख्य देवदूत पूर्णतया संरचना में खड़े थे, उनकी उपस्थिति से अपार शक्ति और व्यवस्था का अनुभव हो रहा था। केंद्र में उनका राजा खड़ा था। ये वही देवदूत था, उसकी योद्धा आत्मा, वह जिसके 54 जोड़ी पंख थे। उसका रूप राजसी था, लगभग समझ से परे। उनके सामने एक और सेना थी। ये समूह बिल्कुल अलग था। उनके स्वरूप अंधकार में डूबे हुए थे, उनका अस्तित्व एक दमनकारी आभा बिखेर रहा था जो स्वर्गदूतों की चमक के साथ तीव्र विरोधाभास पैदा कर रहा था। उनके सबसे आगे एक आकृति खड़ी थी जो उनका नेता प्रतीत हो रही थी। एलेक्स इसके स्वरूप को स्पष्ट रूप से नहीं पहचान सका। वह केवल इतना ही समझ पाया कि यह घोर अंधकार का प्रतीक है। देवदूत राजा ने बात की, उनकी आवाज़ शांत लेकिन अधिकारपूर्ण थी। कैसक्लैन, क्या आप वाकई इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं? आपकी जीत की संभावना नगण्य है। विपक्षी पक्ष की ओर से जवाब आया। हम इसका फैसला खुद करेंगे। तुमने उत्पत्ति लोक पर काफी समय तक शासन किया है। अब बदलाव का समय आ गया है। जैसे ही शब्द गायब हुए, पूरा दृश्य ध्वस्त हो गया। एलेक्स को वापस उसके शरीर में खींच लिया गया। वह पसीने से भीगा हुआ था, उसकी सांसें अनियमित थीं। अगर वह देवदूत पूरी वास्तविकता को अपने हाथ में थामने में सक्षम था और फिर भी इस तरह के युद्ध में लगा हुआ था, उसने बुदबुदाते हुए कहा, तो वह संघर्ष किस पैमाने का था? वह रुका, उसके मन में विचारों की बाढ़ आ गई। और कैसक्लैन, क्या इसका संबंध उसी क्लैन से हो सकता है जिसने अन्ना को अगवा किया था?
सवाल अनसुलझे ही रह गए। हालांकि वह अपने भीतर हो रहे बदलावों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। पहले उनकी आत्मा गृह स्तर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वह अस्थिर और बिखरी हुई थी। हमेशा एक हल्का सा बोझ महसूस होता था। अब वह बोझ पूरी तरह से खत्म हो गया था। उसकी आत्मा एकीकृत, स्थिर और पूरी तरह से उसके नियंत्रण में महसूस हो रही थी। वह उठा और दरवाजे की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह बाहर निकला, अरोरा उसके सामने प्रकट हो गई। उसने अपनी बाहें मोड़ लीं और संदेह भरी निगाहों से उसे घूरने लगी। तुम बदमाश हो, उसने कहा। तुम उस कमरे के अंदर क्या संदिग्ध काम कर रहे थे? तुम बहुत ही संदिग्ध लग रहे हो। एलेक्स ने सहजता से मुस्कुराते हुए उसका सिर थपथपाया। क्या तुम अपने चाचा से कहानी सुनना चाहते हो? उसने पूछा। अगर हाँ, तो पहले मेरे लिए कुछ अच्छा खाना ले आओ। अरोरा ने हताशा में अपना पैर पटका। तुम बेशर्म हो, उसने बुदबुदाते हुए कहा और मुड़कर चली गई। पास ही हल्की हंसी की आवाज गूंजी। हाँ, उसे ज्यादा परेशान मत करो, मलिन ने प्रकट होते हुए कहा। एलेक्स ने हल्के से कंधे उचकाए। सर्वोच्चता ने तुम्हें बुलाया है, मलिन ने गंभीरता भरे स्वर में कहा। एलेक्स के चेहरे के भाव में सूक्ष्म बदलाव आया। मैं समझ गया, उसने जवाब दिया। एपिसोड 136। एलेक्स ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा और चुपचाप मलिन के पीछे पीछे चलने लगा। उसके कदम स्थिर थे, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। अभी अभी जो कुछ उसने देखा था, वह घटना उसके विचारों में बेचैनी भरी स्पष्टता के साथ बार बार गूंज रही थी, मानो किसी ने जानबूझकर उसे उसकी चेतना में अंकित कर दिया हो। कैस क्लैन, उसने मन ही मन सोचा। उसका चेहरा बाहर से शांत दिख रहा था, जबकि उसका मन संदेह और दबी हुई क्रोध से उबल रहा था। तुम असल में किस तरह के प्राणी हो? तुम वो शैतान नहीं हो जिनसे मैं पहले मिला था, और न ही तुम किसी ऐसी जाति या प्राणी से मिलते जुलते हो जिसके बारे में मैंने कभी पढ़ा या सुना हो। तुम में कुछ तो मौलिक रूप से अलग है। एना की याद आते ही उसकी निगाहें थोड़ी सख्त हो गईं। अगर आप एंजल क्लैन के पतन के लिए जिम्मेदार हैं और अगर आप ही अन्ना को ले गए हैं, तो हमारे बीच खून का बदला पहले ही लिया जा चुका है। ये निश्चित है। उसके भीतर एक शांत लेकिन दृढ़ निश्चय पनपने लगा। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुमने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। अगर तुमने पहुंचाया है, तो चाहे जब तक मैं तुम्हारे स्तर तक पहुंचूं तब तक तुम जिंदा रहो या न रहो, मैं तुम्हारे अस्तित्व के हर निशान को तब तक खोज निकालूंगा जब तक कुछ भी बाकी न रह जाए। उनके विचार धीरे धीरे स्थिर हो गए, हालांकि उनमें निहित दृढ़ संकल्प कम नहीं हुआ। जब उसे अपने आसपास की स्थिति का पूरा होश आया, तब उसे एहसास हुआ कि वह और मलिन मुख्य महल के सामने पहुंच चुके हैं। ये वही जगह थी जिसे उसने पहले दूर से देखा था, लेकिन अब तक वह कभी इसके अंदर नहीं गया था। वह इमारत भव्यता से खड़ी थी और एक प्राचीन अधिकार का संचार कर रही थी जो सामान्य धारणा से परे प्रतीत होता था। मलिन रुका नहीं, वह आगे बढ़ा और अंदर चला गया। एलेक्स उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही उसका पैर दहलीज पार कर गया, बूम! अचानक बिना किसी चेतावनी के उन पर अत्यधिक दबाव आ पड़ा। यह कोई लक्षित हमला नहीं था, न ही यह जानबूझकर किया गया शक्ति प्रदर्शन था, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ मानो असंख्य शक्तिशाली प्राणियों की अवशिष्ट उपस्थिति हवा में ही समाहित हो गई हो। यद्यपि भीतर मौजूद प्राणी स्वयं को स्पष्ट रूप से नियंत्रित कर रहे थे, फिर भी उनके अस्तित्व के मात्र अंश ही घुटन भरा भार उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त थे। चारों ओर से पड़ रहे दबाव के कारण एलेक्स का शरीर सहज रूप से अकड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो उसका पूरा अस्तित्व किसी विशाल और अथाह शक्ति द्वारा परखा जा रहा हो। इससे पहले कि दबाव और बढ़ जाता, मलिन ने लापरवाही से अपना हाथ उठा लिया। एलेक्स के चारों ओर एक हल्की सी बाधा बन गई, जिसने उसे कुचलने वाली ताकत से अलग कर दिया। राहत तुरंत मिल गई। घुटन का एहसास गायब होते ही एलेक्स ने धीरे धीरे सांस छोड़ी और खुद को संभाल लिया। ऋषि मलिन, उन्होंने स्थिर स्वर में कहा, लेकिन उनकी आवाज में जिज्ञासा का एक अंश था। वह किस प्रकार का दबाव था? मलिन ने केवल मुस्कुराया, कोई प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण नहीं दिया। आपको जल्द ही समझ आ जाएगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। वे मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़े एक विशाल द्वार के पास पहुंचे। बिना किसी झिझक के मलिन ने उसे धक्का देकर खोल दिया। सामने का दृश्य देखकर एलेक्स के चेहरे पर थोड़ी सी सख्ती आ गई। हॉल के अंदर दोनों ओर भव्य सीटों की कतारें फैली हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जिसकी उपस्थिति मात्र से असीम शक्ति का आभास होता था। ये साधारण प्राणी नहीं थे। प्रत्येक से एक ऐसी आभा निकलती थी जो संपूर्ण संसार को समाहित करने के लिए पर्याप्त विशाल प्रतीत होती थी। हॉल के दूसरे छोर पर एक ऊंचे सिंहासन पर सिकंदर बैठा हुआ था। मलिन और एलेक्स लाल कालीन पर आगे बढ़े, उनके कदमों की हल्की गूंज भव्य कक्ष में सुनाई दी। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति का ध्यान एलेक्स की ओर मुड़ गया। उनकी निगाहें शत्रुतापूर्ण नहीं थीं, लेकिन उनमें एक ऐसी गहन जांच थी जिससे स्पष्ट था कि वे उसका आकलन कर रहे थे। एलेक्स ने चुपचाप घूंट भरा। उनमें से प्रत्येक, बिना किसी अपवाद के, एक बहुब्रह्मांडीय अस्तित्व था। जब वे मोर्चे पर पहुंचे तो मलिन ने सम्मानपूर्वक घुटने टेक दिए। महाराज, मैं एलेक्स को लेकर आया हूं। एलेक्स ने बिना किसी झिझक के उनका अनुसरण किया।
प्रणाम स्वामी जी। अलेक्जेंडर ने सहमति में सिर हिलाया और उसकी निगाहें संयमित शांति के साथ एलेक्स पर टिक गईं। क्या आपको मेरे द्वारा बताई गई तकनीक की पहली परत समझ में आ गई है? उसने पूछा। जी गुरुजी, एलेक्स ने उत्तर दिया। मैंने इसे सफलतापूर्वक समझ लिया है। मैं इस गहन तकनीक के लिए आभारी हूँ। हालांकि आगे बोलने से पहले वह थोड़ा हिचकिचाया। मुझे लगता है कि मेरी प्रगति अभी भी कुछ धीमी है। मुझसे भी तेज गति से इसे प्राप्त करने वाले अन्य प्रतिभाशाली लोग अवश्य होंगे, है ना? कुछ क्षणों के लिए अलेक्जेंडर के चेहरे पर तनाव आ गया। उसके चेहरे पर हल्की लालिमा दिखाई दी। मन ही मन उसे तीव्र झुंझलाहट महसूस हुई। इस शिष्य ने स्थापित मानदंडों को धता बताते हुए अपेक्षाओं को पार कर लिया था, फिर भी वह ऐसे बोल रहा था मानो उसकी उपलब्धि मात्र औसत दर्जे की हो। हाँ, अलेक्जेंडर ने संयमित स्वर में कहा, लेकिन साथ ही व्यंग्य का हल्का सा पुट भी आने दिया। वास्तव में ऐसे लोग होते हैं। दरअसल आप इतिहास के 7वें सबसे तेज प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उसका इरादा एलेक्स के आत्मविश्वास को कम करना था। हालांकि परिणाम उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। एलेक्स का चेहरा गंभीर हो गया। तो और भी लोग हैं, उसने सोचा। उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक चिंगारी जगी। अगर उनमें इतनी प्रतिभा है तो उनमें हासिल करने लायक क्षमताएं अवश्य होंगी। गुरुजी, एलेक्स ने हल्की सी चमकती आंखों से कहा, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? अलेक्जेंडर के होंठ हल्के से फड़क उठे। उन्हें इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। अब उसे ऐसे लोग आखिर कहाँ से मिलेंगे? खांसी, उन्होंने हल्के से गला साफ किया। जब उचित समय आएगा मैं आपके उनसे मिलने की व्यवस्था कर दूंगा। फिलहाल आइए हम इस मुद्दे पर ध्यान दें। उन्होंने अपनी भाषा को अधिक औपचारिक बना लिया। तुम्हारी प्रतिभा को देखकर पूर्वजों ने तुम्हें मीनार में प्रवेश देने का निर्णय लिया है। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें उनके मार्गदर्शन में कठोर प्रशिक्षण से गुजरना होगा। एलेक्स की आंखें तुरंत चमक उठीं। मैं स्वीकार करता हूँ गुरुजी, उसने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया। उसी क्षण बगल से अरोरा की आवाज़ सुनाई दी। आपने तो विवरण के बारे में पूछा तक नहीं। आप इतनी लापरवाही से कैसे सहमत हो सकते हैं? एलेक्स ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उनका पूरा ध्यान अलेक्जेंडर पर ही केंद्रित था। गुरुजी, कृपया मुझे मीनार तक ले चलिए। अलेक्जेंडर ने उसे कुछ देर तक देखा और फिर सिर हिलाया। वह अपने सिंहासन से उठा और उसने अपना हाथ हिलाया। उनके सामने एक पोर्टल प्रकट हुआ, जिसकी सतह स्थानिक विकृति के कारण झिलमिला रही थी। मेरे पीछे आओ, उसने कहा और उसमें से कदम रखते हुए आगे बढ़ गया। एलेक्स ने बिना देरी किए उसका पीछा किया। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने खुद को एक विशाल द्वार के सामने खड़ा पाया। दूर दूर तक कोई मीनार दिखाई नहीं दे रही थी, बस उनके सामने वह भव्य संरचना खड़ी थी। गुरुजी, एलेक्स ने पूछा, टावर के अंदर समय का प्रवाह बाहर की तुलना में कैसा है? लगभग 100 गुना तेज, अलेक्जेंडर ने उत्तर दिया। एलेक्स की आंखें चमक उठीं। इतने बड़े अंतर के साथ वर्षों की प्रगति को कुछ ही महीनों में समेटा जा सकता है। बिना किसी देरी के अलेक्जेंडर द्वार के सामने घुटने टेककर बैठ गया। पूर्वजों, मैं लड़के को ले आया हूँ, उसने आदरपूर्वक कहा। एलेक्स ने भी उसका अनुसरण किया। कुछ ही क्षणों बाद द्वार धीरे धीरे खुल गया। भीतर से एक आकृति प्रकट हुई। नाम, इग्रिस सिल्वेरा का अवतार। प्रतिभा, ज्वाला देवता उत्पत्ति। श्रेणी, बहुब्रह्मांडीय 100 ब्रह्मांड। नोट, एक बार जब कोई सर्वोच्च सत्ता 10 से अधिक आंतरिक ब्रह्मांडों की रचना कर लेती है तो वह मानक बहुब्रह्मांडीय दुनिया में नहीं रह सकती। उसे या तो ऊपर उठना होगा या इस टावर जैसे विशेष लोकों में निवास करना होगा। पिताजी, अलेक्जेंडर ने कहा, कृपया उसका ख्याल रखिएगा। वह सभी शर्तों पर सहमत हो गया है। इग्रिस ने शांत भाव से सिर हिलाया। अंदर आओ, उसने कहा। ग्रैंडमास्टर, आपसे मिलकर मुझे बहुत सम्मान महसूस हो रहा है, एलेक्स ने आदरपूर्वक कहा। इग्रिस ने हल्के से सिर हिलाकर उसकी बात स्वीकार की। एलेक्स अंदर चला गया। उसके पीछे इग्रिस ने एक साधारण इशारे से अलेक्जेंडर को विदा कर दिया। तुम जा सकते हो। द्वार बंद हो गया। एलेक्स ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे समय के प्रवाह में तुरंत कोई अंतर महसूस नहीं हुआ। सिस्टम, उसने मन ही मन पूछा, क्या मेरी उपलब्धियां इस जगह के अंदर या बाहरी दुनिया में समय के साथ साथ चलती रहेंगी? डिंग, मेजबान की उपलब्धियां इस क्षेत्र के आंतरिक समय के अनुरूप होंगी जब तक आप बहुब्रह्मांडीय स्तर तक नहीं पहुंच जाते। एलेक्स के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इससे उसकी वृद्धि में काफ़ी तेजी आएगी। चलते हुए इग्रिस ने कहा, आप असाधारण रूप से शांत दिख रहे हैं। अधिकतर लोग अपने स्वामी से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की उपस्थिति में दबाव महसूस करते हैं। मैं बस सीखने के लिए उत्सुक हूँ, एलेक्स ने शांत भाव से उत्तर दिया। पूर्वजों से मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इग्रिस ने कहा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपका दृढ़ संकल्प पर्याप्त होगा। अगले 5 वर्षों तक मैं व्यक्तिगत रूप से आपके प्रशिक्षण की देखरेख करूंगा। ये किस तरह की ट्रेनिंग होगी? एलेक्स ने पूछा। इग्रिस ने कोई जवाब नहीं दिया। वे एक संकरे गलियारे से आगे बढ़ते रहे। एलेक्स को लगा कि वे किसी प्रशिक्षण कक्ष की ओर जा रहे हैं, लेकिन जब वे एक और द्वार से गुजरे तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं।
इसके आगे कोई कमरा नहीं था, यह एक पूरी दुनिया थी। उसके पैरों के नीचे मिट्टी थी, ऊपर फैला हुआ आकाश था और सूर्य एक विशाल भूभाग पर प्रकाश बिखेर रहा था। वातावरण पूर्ण और आत्मनिर्भर प्रतीत हो रहा था, मानो वह एक स्वतंत्र क्षेत्र हो। इग्रिस ने समझाया, यही वो मंजिल है जहां मैं रहता हूं। अगर तुम यहाँ 5 साल का प्रशिक्षण सहन कर लेते हो तो तुम्हें अगली मंजिल पर जाने का अधिकार मिल जाएगा। मेरे पिता वहाँ रहते हैं। एलेक्स के शरीर में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। इग्रिस के लहजे से कुछ ऐसा संकेत मिल रहा था कि यह प्रशिक्षण सामान्य नहीं होगा। बिना किसी चेतावनी के इग्रिस ने अपनी उंगलियां चटका दीं। वातावरण में तुरंत बदलाव आ गया। शांत परिदृश्य गायब हो गया, उसकी जगह पिघली हुई चट्टानों और प्रचंड ऊष्मा से भरा कठोर भूभाग आ गया। उबड़ खाबड़ पहाड़ों के बीच लावा की नदियां बह रही थीं, जिनसे तीव्र तापीय ऊर्जा निकल रही थी। उसी समय एलेक्स को अपने शरीर के भीतर अचानक एक दमन का अनुभव हुआ। उसकी सारी ऊर्जा अवरुद्ध हो गई थी। इग्रिस ने हल्के, लगभग अशुभ से भरे हास्य भाव से कहा, पहले महीने के लिए आप इस वातावरण में अपने शरीर को प्रशिक्षित करेंगे। आप हमेशा की तरह साधना कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी ऊर्जा को न तो महसूस करेंगे और न ही उसका उपयोग करेंगे। एपिसोड 137 जैसे ही उसकी आंतरिक ऊर्जा का अंतिम अंश भी समाप्त हुआ, एलेक्स ने अपने शरीर में एक अपरिचित खालीपन महसूस किया। शुरुआत में ये दर्द नहीं था, यह एक तरह की अनुपस्थिति थी। साधना शुरू करने के बाद पहली बार वह अपने भीतर ऊर्जा का जरा सा भी अंश महसूस नहीं कर पा रहा था। हालांकि उसके आसपास की दुनिया पहले से कहीं अधिक भयावह लग रही थी। हर दिशा से गर्मी का दबाव पड़ रहा था। यह महज हवा का तापमान नहीं था, उसके पैरों के नीचे की जमीन, पिघलती हुई जमीन पर बहने वाली हवा और यहाँ तक कि स्वयं प्रकाश भी एक असहनीय तीव्रता लिए हुए था। हर सांस उसके गले को हल्का सा जला रही थी, मानो हवा ही उसे अंदर लेने से रोक रही हो। इग्रिस कुछ दूरी पर खड़ा होकर बिना कोई भाव दिखाए उसे देख रहा था। आप शुरू कर सकते हैं, उन्होंने शांत भाव से कहा। इसके अलावा कोई और निर्देश नहीं थे। एलेक्स तुरंत समझ गया, यह कोई व्यवस्थित पाठ नहीं था, ये सहनशक्ति का परीक्षण था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर अंधेरी चट्टान से टकराया, उसके पैर में एक तीव्र सनसनी दौड़ गई। सतह स्थिर पत्थर नहीं थी, यह अर्ध पिघली हुई थी, पतली परत के नीचे गर्मी से लगातार हिल रही थी। तापमान लगभग तुरंत ही उसकी त्वचा में समा गया। वह नहीं रुका। अगर उसने अभी संकोच किया तो अगले 5 साल असंभव हो जाएंगे। पहला घंटा धीरे धीरे बीता। दूसरे घंटे तक उसके शरीर से पसीना सामान्य रूप से नहीं बह रहा था। वह बनते ही लगभग तुरंत वाष्पित हो जाता था। लगातार धूप में रहने के कारण उसकी त्वचा लाल होने लगी और हर सांस पिछली सांस से भारी होती जा रही थी। तीसरे घंटे तक दर्द पूरी तरह से महसूस होने लगा। यह अब तीव्र या अचानक नहीं रहा, ये निरंतर हो गया। उसके शरीर का हर हिस्सा ऐसा लग रहा था मानो आग में तप रहा हो। हर कदम पर उसके पैरों के तलवे जल रहे थे। निर्जलीकरण के कारण उसकी मांसपेशियां अकड़ रही थीं। शरीर को ऊर्जा न मिलने के कारण वह पूरी तरह से अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर था। वह चलता रहा। इग्रिस ने हस्तक्षेप नहीं किया। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, भूभाग धीरे धीरे बदलता गया। ठोस जमीन की जगह काली चट्टानों की संकरी चोटियां आ गईं, जिनके चारों ओर लावा की बहती नदियां थीं। हर कदम के साथ गर्मी बढ़ती गई, जो लहरों की तरह उठती थी और हवा को भी विकृत कर देती थी। एक समय पर एलेक्स से गलती हो गई। उसका पैर थोड़ी सी अस्थिर सतह में धंस गया। इसके बाद जो दर्द हुआ वह तत्काल और तीव्र था। उसकी त्वचा पर तुरंत ही छाले पड़ गए और एक तेज झटके ने उसके शरीर को प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर दिया। उसने अपना पैर पीछे खींच लिया, लेकिन नुकसान हो चुका था। कुछ क्षणों के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसने अपने दांत भींच लिए और खुद को संभाला। रुकना कोई विकल्प नहीं था। वह फिर से चलने लगा। पहले दिन के अंत तक उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। उसकी चाल धीमी हो गई, सांसें अनियमित हो गईं और तनाव के कारण उसकी मांसपेशियां कांपने लगीं। अंततः वह चट्टान के अपेक्षाकृत स्थिर हिस्से पर गिर पड़ा। उसका शरीर बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। गर्मी कम नहीं हुई। विश्राम करते समय भी यह उसे लगातार परेशान करता रहता था। इस जगह पर रात का कोई अस्तित्व नहीं था। आकाश एक मंद, चमकती रोशनी से भरा रहा, मानो पूरी दुनिया हमेशा के लिए गोधूली और आग के बीच फंसी हुई हो। इग्रिस थोड़ी देर के लिए पास आया और उस पर एक नज़र डाली। उन्होंने कहा, तुम मरोगे नहीं। ये लोग तुम्हारे जीवन को सहारा देगा। हालांकि इससे तुम्हारा दर्द कम नहीं होगा। इतना कहकर वह चला गया। दूसरे दिन की शुरुआत बिना किसी समारोह के हुई। एलेक्स ने खुद को खड़े होने के लिए मजबूर किया। उसकी मांसपेशियां अकड़ रही थीं। उसकी त्वचा खींची हुई और क्षतिग्रस्त महसूस हो रही थी। हर हरकत से उसके शरीर में बेचैनी की लहर दौड़ रही थी। लेकिन कुछ बदल गया था। दर्द अभी भी तीव्र था, लेकिन थोड़ा अधिक परिचित सा महसूस हो रहा था। उसने एक और कदम बढ़ाया। इस बार उसका शरीर थोड़ी तेजी से अनुकूलित हो गया। ये प्रक्रिया जारी रही। हर दिन वातावरण बदलता रहता था। तीसरे दिन उसे ज्वालामुखी की नुकीली चट्टानों पर चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
सतहें तेज और अस्थिर थीं, जिससे चढ़ाई के दौरान उसके हाथों और पैरों में चोटें लग रही थीं। चट्टान से निकलने वाली गर्मी के कारण पकड़ बनाना मुश्किल हो रहा था, जिससे उसे केवल ताकत के बजाय सटीक गतिविधियों पर निर्भर रहना पड़ा। वह एक से अधिक बार गिरा। हर बार गिरने के अपने परिणाम होते थे। चोटें, जलने के निशान और खरोंचें जमा हो गईं। फिर भी हर बार वह दोबारा खड़ा हो जाता था। 5वें दिन उसे एक ऐसे क्षेत्र में ले जाया गया जहां ऊपर से रुक रुक कर पिघली हुई बारिश हो रही थी। जलते हुए तरल की बूंदें अप्रत्याशित रूप से नीचे गिरती थीं और विस्फोटक बल के साथ जमीन पर टकराती थीं। उनसे बचने के लिए निरंतर सतर्कता आवश्यक थी, फिर भी उसका शरीर पहले ही अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। वह कई बार असफल रहा। जलने के निशान गहरे और गंभीर थे, फिर भी उन्होंने बोलना जारी रखा। 7वें दिन तक उसके शरीर में स्पष्ट अनुकूलन के लक्षण दिखने लगे थे। हालांकि उसकी त्वचा अभी भी क्षतिग्रस्त थी, लेकिन वह पहले से अधिक मजबूत हो गई थी। जलने के निशान बनने की गति थोड़ी कम हो गई थी। ऊर्जा के बिना काम करने के लिए मजबूर उसकी मांसपेशियां अधिक कुशलता से कार्य करने लगीं। दर्द बना रहा, लेकिन उनकी सहनशीलता बढ़ गई थी। 10वें दिन भूभाग फिर से बदल गया। इस बार उसे अर्धतरल लावा के एक विशाल क्षेत्र को पार करना था और ठोस चट्टान के बिखरे हुए टुकड़ों को ही सहारे के रूप में इस्तेमाल करना था। हर कदम पर सटीकता आवश्यक थी। एक भी गलती का नतीजा पिघली हुई सतह से सीधा संपर्क होता। बीच रास्ते में ही उसका पैर फिसल गया। उसका पैर कुछ देर के लिए लावा में डूब गया। ये दर्द ऐसा था जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने अपनी सहज प्रवृत्ति के बल पर खुद को बाहर निकाला। उसकी सांसें तेज और अनियंत्रित थीं। एपिसोड 138। उसका पैर बुरी तरह जल गया था। चलना मुश्किल हो गया, रुकना मना था। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ता रहा, जब तक कि वह स्थिर जमीन पर नहीं पहुंच गया। 15वें दिन तक थकावट उसकी निरंतर साथी बन गई थी। उसका शरीर टूटने की कगार पर था, फिर भी वह टूटा नहीं। हर हरकत सोची समझी थी, हर सांस नियंत्रित थी। वातावरण और भी कठोर होता चला गया। गर्मी और बढ़ गई, चुनौतियां और भी जटिल होती गईं। कई बार उसे गर्म चट्टानों के विशाल टुकड़ों को ऊबड़-खाबड़ इलाके में ढोना पड़ता था। कभी कभी उसे एक ही स्थान पर खड़े रहना पड़ता था, जबकि उसके चारों ओर गर्मी की लहरें उठती रहती थीं, जो पर्यावरण के प्रति उसकी सहनशक्ति की परीक्षा लेती थीं। इग्रिस ने सब कुछ देखा। उन्होंने कोई मार्गदर्शन नहीं दिया, उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। 20वें दिन तक एक सूक्ष्म परिवर्तन हो चुका था। एलेक्स का शारीरिक गठन उसकी आनुवंशिक क्षमता के अनुरूप होने लगा था। उसकी जन्मजात शक्ति और शारीरिक बनावट के बीच जो असंतुलन था, वह धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसकी मांसपेशियां अधिक घनी हो गईं। उसकी हड्डियां अधिक मजबूत महसूस होने लगीं। उसकी त्वचा, हालांकि अभी भी चरम स्थितियों के संपर्क में थी, लेकिन अब क्षति का अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिरोध कर रही थी। दर्द अभी भी बरकरार था, लेकिन अब यह उसके कार्यों को निर्देशित नहीं करता था। 25वें दिन तक उसकी गतिविधियां स्थिर हो गई थीं। अब वह पहले की तरह बार बार लड़खड़ाता नहीं था। उसके कदम अधिक सटीक हो गए थे। उसकी सांसें, हालांकि भारी थीं, लेकिन अत्यधिक तनाव की स्थिति में भी नियंत्रित रहती थीं। परिस्थितियां बेहतर नहीं हुईं, वह बस परिस्थितियों के अनुकूल ढल गया था। 28वें दिन प्रशिक्षण अपने चरम पर पहुंच गया। इग्रिस उसे एक ऐसे क्षेत्र में ले गया जहां की जमीन अप्रत्याशित रूप से खिसकती रहती थी और अनियमित अंतरालों पर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते थे। यहाँ की गर्मी अब तक की सबसे तीव्र गर्मी थी जिसका उसने अनुभव किया था। इग्रिस ने कहा, तुम यहीं रहोगे जब तक तुम्हारा शरीर या तो स्थिर न हो जाए या ढह न जाए। एलेक्स ने सिर हिलाया। वह आगे बढ़ा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। भीषण गर्मी उसे लगातार जकड़ रही थी। उसका शरीर, हालांकि मजबूत हो चुका था, एक बार फिर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। तनाव के कारण उसकी मांसपेशियां कांप रही थीं और उसकी सांसें लगातार भारी होती जा रही थीं। लेकिन वह गिरा नहीं। उन्होंने सहन किया। डिंग, आप लेवल 55 पर पहुंच गए हैं। वह सूचना उसके दिमाग में गूंज उठी। उस क्षण शक्ति का एक प्रवाह उसके पूरे शरीर में दौड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वह उत्साहित हो पाता, अतिरिक्त शक्ति तुरंत फिर से दब गई। लेकिन थोड़े समय के लिए जब ये भावना दबी नहीं रहती थी, तब उसे अपनी ताकत का एहसास होता था। उसकी मूलभूत शक्ति 10 गुना बढ़ गई, और यह विस्तार इस तरह से हुआ जो आश्चर्यजनक और स्वाभाविक दोनों प्रतीत हुआ। उसकी सांसें फिर से स्थिर हो गईं। वातावरण का दबाव अभी भी मौजूद था, लेकिन अब घुटन महसूस नहीं हो रही थी। उसका शरीर दृढ़ता से खड़ा रहा। वह मन ही मन खुश था। उसने एक छोटी सी सीमा पार कर ली थी। वह एक मार्शल संत बन चुका था। मार्शल सम्राट भी पीछे नहीं हटा। और एक बार ऐसा हो जाने पर ग्रहीय क्षेत्र उसकी दृष्टि में आ जाएगा, जहां वह नियमों को समझ सकेगा और वास्तविक साधना का स्तर शुरू हो जाएगा। एलेक्स ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी निगाहें स्थिर थीं और वह अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन कर रहा था। लावा, गर्मी, अस्थिर भूभाग। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता था। यह अब भी खतरनाक था, लेकिन अब यह असंभव नहीं लग रहा था।
उसका शरीर अनुकूलित हो गया था, न केवल सतही तौर पर बल्कि मौलिक रूप से। उनकी आनुवंशिक क्षमता और शारीरिक बनावट के बीच सामंजस्य काफ़ी हद तक हासिल हो चुका था। उसकी त्वचा पर प्रशिक्षण के निशान थे, लेकिन उनके नीचे एक ऐसी सहनशक्ति छिपी थी जो पहले मौजूद नहीं थी। इग्रिस उसके सामने प्रकट हुआ। उसने कुछ पल के लिए एलेक्स को देखा, उसका चेहरा शांत था। उन्होंने कहा, तुमने सहन किया है। एलेक्स ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ। उनकी आवाज़ में ज़रा भी गर्व नहीं था, केवल निश्चितता। इग्रिस ने आगे कहा, यह तो बस शुरुआत है। अगले चरण में आपको इस स्तर की स्थिरता भी नहीं मिलेगी। एलेक्स के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। मैं समझता हूँ। उन्होंने इसे पहले ही स्वीकार कर लिया था। पहले 28 दिनों ने उसे तोड़ा नहीं था। उन्होंने उसे जाली बनाया था। और ये आगामी प्रशिक्षणों की मात्र नींव थी। एलेक्स, मेरे प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल आपके शरीर को मजबूत बनाना नहीं है, बल्कि मेरे मन में एक और लक्ष्य है। एपिसोड 138। एलेक्स, मेरे प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल आपके शरीर को मजबूत बनाना नहीं है, बल्कि मेरे मन में एक और लक्ष्य है। उस क्षेत्र की गर्मी एलेक्स की त्वचा पर महसूस हो रही थी, हालांकि अब वह पहले जितनी असहनीय नहीं थी। उसकी सांसें स्थिर थीं, और उसकी मांसपेशियों में होने वाली हल्की कंपकंपी गायब हो गई थी। उसने अपना पूरा ध्यान इग्रिस की ओर लगाया और प्रतीक्षा करने लगा। कौन सा लक्ष्य? एलेक्स ने पूछा। इग्रिस ने दोबारा बोलने से पहले कुछ क्षण तक उसे देखा। मैं चाहता हूं कि आप शरीर को मजबूत बनाने की एक तकनीक विकसित करें। हमारे स्तर पर शक्ति का मापन केवल बल या साधना से नहीं होता। इसका मापन स्वयं अस्तित्व पर प्रभाव से होता है। जब कोई प्राणी कुछ मौलिक रचना करता है, कुछ ऐसा जो दूसरों के जीवन पथ को बदल देता है, तो वह कर्म भार उत्पन्न करता है और भाग्य रेखाएं स्थापित करता है। एलेक्स ने बिना किसी रुकावट के सुना। इग्रिस ने आगे कहा, तकनीकें केवल शक्ति प्राप्त करने के तरीके नहीं हैं, वे वास्तविकता पर छाप छोड़ती हैं। जब दूसरे लोग आपके द्वारा बनाई गई तकनीक का अभ्यास करते हैं, तो एक संबंध बनता है। ये संबंध कर्म और भाग्य को संचित करता है। समय के साथ इन शक्तियों को परिष्कृत करके कहीं अधिक महत्वपूर्ण रूप दिया जा सकता है। एलेक्स की निगाहें स्थिर रहीं। एक आंतरिक ब्रह्मांड, एक स्थिर आंतरिक ब्रह्मांड के लिए ऊर्जा से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। इसे बनाए रखने के लिए भाग्य और कर्म की एक मजबूत नींव की आवश्यकता होती है। ऐसे ब्रह्मांडों के स्वामी पारंपरिक साधना पर निर्भर रहने वालों की तुलना में बिल्कुल अलग स्तर पर होते हैं। एलेक्स ने चुपचाप उस जानकारी पर विचार किया। कुछ क्षण बाद एलेक्स ने कहा, ग्रैंड मास्टर, तो फिर शारीरिक तकनीक पर ध्यान क्यों केंद्रित करना? इग्रिस ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। ऊर्जा संचार की तकनीकें सदियों से मौजूद हैं। इनके मार्ग खोजे गए हैं, परिष्कृत किए गए हैं और अनगिनत बार दोहराए गए हैं। एक नई तकनीक बनाने से कर्मिक प्रभाव का वही स्तर उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि वह मौजूदा सभी विधियों से काफ़ी बेहतर न हो। यह असंभव नहीं है, लेकिन यह अप्रभावी है। उन्होंने थोड़ी देर रुकने के बाद बोलना जारी रखा। हालांकि भौतिक शरीर तुलनात्मक रूप से अविकसित रहता है। अधिकांश साधक इसे आधार के बजाय एक पात्र की तरह मानते हैं। वे इसे मौलिक रूप से विकसित करने के बजाय ऊर्जा से मजबूत करते हैं। इससे निर्भरता उत्पन्न होती है। एलेक्स ने हल्के से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, अगर ऊर्जा हटा दी जाए तो उनकी ताकत खत्म हो जाती है। सही कहा, इग्रिस ने उत्तर दिया। वास्तव में शक्तिशाली प्राणी को किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। शरीर में स्वतंत्र रूप से शक्ति बनाए रखने की क्षमता होनी चाहिए। तभी यह अस्तित्व के उच्च रूपों के लिए एक स्थिर आधार बन सकता है। परिणामोन्मुख होने पर एलेक्स की निगाहें कुछ पल के लिए नीचे झुक गईं। क्या आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं कि मैं कैसे शुरुआत कर सकता हूँ? उसने पूछा। इग्रिस ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना हाथ थोड़ा आगे बढ़ाया, मानो आसपास के वातावरण की ओर इशारा कर रहा हो। उन्होंने कहा, अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करो। पिछले 28 दिनों में जो कुछ हुआ है, उसे समझो। गर्मी ने सिर्फ तुम्हें नुकसान ही नहीं पहुंचाया, इसने तुम्हारी कोशिकाओं को अनुकूलन करने के लिए मजबूर किया। इसने उन्हें चरम परिस्थितियों में परिष्कृत किया। एलेक्स स्थिर रहा। इग्रिस ने आगे कहा, अब इसे अपना संदर्भ मानिए। एक ऐसी विधि विकसित कीजिए जिससे अन्य लोग समान परिणाम प्राप्त कर सकें, लेकिन उन्हें उतना दर्द न सहना पड़े। आप प्रक्रिया को दोहरा नहीं रहे हैं, बल्कि उसके सार को नियंत्रित रूप में ढाल रहे हैं। एलेक्स ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। इग्रिस ने आगे कहा, जल्दबाजी न करें। इस तरह की तकनीक में सटीकता की आवश्यकता होती है। यदि आप प्रक्रिया को जबरदस्ती आगे बढ़ाएंगे तो अस्थिरता पैदा हो जाएगी। एलेक्स ने मौखिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके हाव भाव से पता चलता था कि उसने उन शब्दों पर गौर किया है। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, ग्रैंड मास्टर, क्या आपके पास कोई ऐसी शारीरिक तकनीक है जिसका मैं संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकूं? इग्रिस ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। अगले ही पल एलेक्स के सामने अंतरिक्ष में असंख्य पार्ट प्रकट हुए। वे एक व्यवस्थित संरचना में मंडरा रहे थे। प्रत्येक पार्ट एक मंद उपस्थिति बिखेर रहा था जो उसकी गहराई और जटिलता को दर्शाता था।
इग्रिस ने कहा, ये शरीर को निखारने की विभिन्न तकनीकें हैं। कुछ प्राचीन हैं, कुछ अधूरी हैं, कुछ में खामियां हैं। इनका अध्ययन करें, लेकिन अंधाधुंध इनका पालन न करें। एलेक्स थोड़ा आगे बढ़ा, उसका ध्यान संग्रह की ओर चला गया। मैं समझता हूँ, इग्रिस ने कहा, आपके पास 2 दिन हैं। उसके बाद आपके प्रशिक्षण का अगला चरण शुरू हो जाएगा। जवाब का इंतजार किए बिना इग्रिस गायब हो गया। दमनकारी वातावरण अपरिवर्तित रहा, लेकिन एलेक्स के मन का ध्यान पूरी तरह से बदल गया था। वह चट्टान के अपेक्षाकृत स्थिर हिस्से की ओर बढ़ा और बैठ गया। उसके नीचे से गर्मी लगातार ऊपर की ओर उठ रही थी, लेकिन उसका शरीर बिना किसी खास असुविधा के उसके अनुकूल हो गया। उसके सामने मौजूद पाठ अधर में लटके रहे, प्रतीक्षा करते हुए। राफेल, एलेक्स ने शांत भाव से कहा, इन तकनीकों का विश्लेषण करो और इनके मूल सिद्धांतों को निकालो। जवाब आने से पहले कुछ देर का विराम रहा। समझ गया, विश्लेषण शुरू करते हैं। एक अदृश्य प्रक्रिया के घटित होने के साथ ही ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा। एलेक्स ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने तुरंत पढ़ना शुरू नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपना ध्यान भीतर की ओर केंद्रित किया। अब उसके शरीर में कुछ अलग सा एहसास हो रहा था। ये बदलाव सतही नहीं थे। ये उस स्तर तक फैले हुए थे जिसे वह पहले स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया था। उस क्षेत्र की भीषण गर्मी ने उसकी कोशिकाओं को लगातार तनाव में काम करने के लिए मजबूर कर दिया था। शुरुआत में उन्हें बार बार नुकसान पहुंचा था, हालांकि समय के साथ वे अनुकूलन करने लगीं। उसकी मांसपेशियों की संरचना सघन हो गई थी। उसके शरीर के विभिन्न तंत्रों के बीच समन्वय बेहतर हो गया था। यहाँ तक कि बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति उसकी त्वचा की प्रतिक्रिया में भी बदलाव आ गया था। ये केवल टिकाऊपन की बात नहीं थी, ये कार्यकुशलता थी। अब उसके शरीर का हर अंग उस स्तर की सटीकता के साथ काम कर रहा था जो पहले कभी मौजूद नहीं थी। एलेक्स ने उस अनुभूति पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उस प्रक्रिया की स्मृति का पता लगाया। प्रारंभिक क्षति, क्रमिक अनुकूलन, स्थिरीकरण। उसने इसे मन ही मन दोहराया, इसे छोटे छोटे घटकों में तोड़कर। विश्लेषण पूरा हो गया, राफेल ने कहा। एलेक्स ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने कहा, संक्षेप में बताएं। अधिकांश तकनीकें अनुकूलन को प्रेरित करने के लिए बाहरी उत्तेजना पर निर्भर करती हैं, राफेल ने उत्तर दिया। सामान्य विधियों में ताप का संपर्क, दबाव का अनुप्रयोग और नियंत्रित विनाश के बाद पुनर्प्राप्ति शामिल हैं। हालांकि अधिकांश तकनीकों में आंतरिक विनियमन का अभाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्षमता या दीर्घकालिक क्षति होती है। एलेक्स ने सुना। राफेल ने आगे कहा, इन तकनीकों में से केवल कुछ ही प्रतिशत में कोशिकीय स्तर पर नियंत्रण शामिल है। यहाँ तक कि उनमें भी सटीकता का स्तर सीमित है। विश्लेषण की गई कोई भी विधि आपके हालिया परिवर्तन में देखी गई दक्षता को पूरी तरह से दोहरा नहीं सकती। एलेक्स ने हल्के से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि मैं उन पर सीधे तौर पर भरोसा नहीं कर सकता। सही, राफेल ने उत्तर दिया। एलेक्स की निगाहें एक बार फिर लटके हुए टेक्स्ट पर टिक गईं। उसने अपना हाथ उठाया और उनमें से कई लोग उसके करीब आ गए। उसने पढ़ना शुरू किया। समय बिना किसी रुकावट के बीतता गया। प्रत्येक तकनीक ने एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। कुछ तकनीकों ने कठोर बल विधियों पर ध्यान केंद्रित किया, शरीर को उसकी सीमाओं से परे धकेलने के लिए चरम स्थितियों का उपयोग किया। अन्य तकनीकों ने अधिक परिष्कृत प्रक्रियाओं का प्रयास किया, जिसमें नियंत्रित ऊर्जा प्रवाह का उपयोग करके क्रमिक सुधार को प्रोत्साहित किया गया। एलेक्स ने प्रत्येक की तुलना अपने स्वयं के अनुभव से की। उनमें से अधिकांश में संतुलन की कमी थी। या तो वे बाहरी कारकों पर बहुत अधिक निर्भर थे या सार्थक परिवर्तन हासिल करने में विफल रहे। उसने उन्हें मानसिक रूप से अलग रख दिया। उसका ध्यान केंद्रित हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं सीधे तौर पर गर्मी पैदा करूं, तो उपयोगकर्ता जीवित नहीं बचेगा। ये सही है, राफेल ने जवाब दिया। तो फिर यह प्रक्रिया आंतरिक ही होनी चाहिए, एलेक्स ने आगे कहा। उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। उस भीषण गर्मी की यादें अभी भी ताज़ा थीं। इसने न केवल उसके शरीर को जलाया था, बल्कि लगातार विफलता के कगार पर धकेलकर उसकी कोशिकाओं को अनुकूलन करने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा, यदि तनाव के उसी स्तर को आंतरिक रूप से अनुकरण किया जा सके, तो शरीर बाहरी क्षति के बिना अनुकूलन कर सकता है। सिमुलेशन के लिए सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होगी, राफेल ने कहा। एलेक्स ने सिर हिलाया। यही मुख्य बात है। उसने अपने मन में ढांचा तैयार करना शुरू कर दिया। पहली परत, ये सुलभ होने के साथ साथ प्रभावी भी होना चाहिए। लक्ष्य, उसने धीमी आवाज में कहा, पहले स्तर के लिए मार्शल सम्राट स्तर 9 के समकक्ष शारीरिक शक्ति। उन्होंने इसके परिणामों पर विचार किया। इस तकनीक से एक ऐसा ढांचा तैयार करना आवश्यक था जो ऊर्जा सुदृढ़ीकरण पर निर्भर किए बिना पर्याप्त बल का सामना कर सके। इसके लिए केवल सुदृढ़ीकरण से कहीं अधिक की आवश्यकता थी। इसमें बदलाव की आवश्यकता थी। पहला चरण, एलेक्स ने कहा, कोशिका स्तर पर नियंत्रित तनाव उत्पन्न करना है। उसने इसकी कल्पना की। बाहरी गर्मी के बजाय शरीर स्वयं एक प्रकार का आंतरिक दबाव उत्पन्न करेगा। ये दबाव कोशिकाओं पर कार्य करेगा, जिससे उन्हें अनुकूलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
उन्होंने आगे कहा, दूसरा चरण है प्रक्रिया को विनियमित करना ताकि पतन को रोका जा सके। सिस्टम को फीडबैक की जरूरत थी। यदि तनाव एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता था तो उसे स्वचालित रूप से समायोजित होना पड़ता था। उन्होंने कहा, तीसरा चरण है अनुकूलित संरचना को स्थिर करना। स्थिरीकरण के बिना समय के साथ सुधार कम होते जाएंगे। राफेल चुपचाप सोच विचार करता रहा। एलेक्स ने अपनी आंखें खोलीं। रूपरेखा तो बन चुकी थी लेकिन वह अधूरी थी। उन्हें एक माध्यम की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा, ऊर्जा प्राथमिक चालक नहीं हो सकती, लेकिन इसे उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे निर्भरता कम होगी और नियंत्रण भी बना रहेगा, राफेल ने जवाब दिया। एलेक्स ने सिर हिलाया। उन्होंने इस विचार को और परिष्कृत किया। इस तकनीक में प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसके बाद शरीर स्वयं ही इस परिवर्तन को आगे बढ़ाएगा और अपनी प्रक्रियाओं के माध्यम से इसे जारी रखेगा। उन्होंने कहा, गर्मी ही इसका कारण थी, लेकिन मूल बात दबाव और अनुकूलन थी। उसने अपने हाथ की ओर देखा। त्वचा पर प्रशिक्षण के हल्के निशान थे, लेकिन उनके नीचे एक ऐसी ताकत छिपी थी जो पहले मौजूद नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं उसे दोबारा बनाऊंगा। समय बीतता रहा। उस क्षेत्र की गर्मी स्थिर बनी रही, लेकिन एलेक्स ने अब उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। उनका पूरा ध्यान तकनीक के निर्माण पर केंद्रित था। प्रत्येक घटक की जांच की गई, उसे समायोजित किया गया और एक सुसंगत संरचना में एकीकृत किया गया। उसने जल्दबाजी नहीं की। पहले दिन के अंत तक पहली परत की नींव आकार ले चुकी थी। ये पूर्ण नहीं था, लेकिन कार्यात्मक था। एलेक्स ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके आसपास के लेख अप्रासंगिक हो गए थे। वह अपनी जरूरत की चीजें पहले ही निकाल चुका था। अब ये प्रक्रिया उनकी अपनी थी। एपिसोड 139। 2 दिन बाद उस धधकते क्षेत्र का वातावरण नहीं बदला था, फिर भी एलेक्स के भीतर एक शांत लेकिन मौलिक परिवर्तन आ गया था। उन 2 दिनों का हर पल उन्होंने अपनी शरीर को मजबूत करने की तकनीक के ढांचे को निखारने में बिताया था। प्रारंभिक ढांचा तो तैयार हो चुका था, लेकिन उसे और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करने पड़े। उन्होंने आंतरिक तनाव पैदा करने की सीमाओं का परीक्षण किया, प्रतिक्रिया तंत्रों को समायोजित किया और कई ऐसी अस्थिरताओं को ठीक किया जिनसे कोशिकाओं का अपरिवर्तनीय रूप से नष्ट होना संभव था। आनुवंशिक क्षमता बढ़ाने के अपने पहले प्रयास के विपरीत, जो मोटे तौर पर प्रवर्धन और व्यापक उत्तेजना पर आधारित था, इस तकनीक में पूर्ण नियंत्रण के स्तर तक की सटीकता की आवश्यकता थी। उन्हें यह अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था। पिछली विधि अपरिष्कृत थी। इसने क्षमता को जबरदस्ती बढ़ाया था, लेकिन इसमें संरचनात्मक सामंजस्य का अभाव था। यह अल्पकालिक रूप से प्रभावी थी, लेकिन ये युद्ध के लिए एक वास्तविक आधार के रूप में काम नहीं कर सकती थी। अब वह जो निर्माण कर रहा था, वह पूरी तरह से अलग था। ये संभावना के बारे में नहीं था। ये तात्कालिक ठोस शक्ति के बारे में था। यह एक ऐसा शरीर बनाने के बारे में था जो ऊर्जा पर निर्भर न होकर भी खड़ा रह सके और चरम परिस्थितियों में भी स्थिर बना रहे। एलेक्स आंखें बंद करके स्थिर खड़ा रहा और आखिरी बार अंतिम समायोजन की समीक्षा कर रहा था। उसके शरीर के भीतर एक हल्का और नियंत्रित दबाव प्रवाहित होने लगा। ये सूक्ष्म था, लगभग अगोचर, फिर भी हर कोशिका ने इस पर प्रतिक्रिया दी। इस दबाव से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इसने उत्तेजना पैदा की। इसने उसके शरीर के प्रत्येक अंग को अनुकूलन की ओर धकेला, लेकिन यह उस सीमा के भीतर रहा जिसे वह सहन कर सकता था। यह अभी अधूरा है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। हालांकि ये कार्यात्मक है। राफेल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ देर रुकने के बाद उसने जवाब दिया। वर्तमान संस्करण आपकी मूल अनुकूलन अवस्था के दौरान देखी गई दक्षता का लगभग 37% प्राप्त करता है। पहली परत के लिए ये स्वीकार्य है, एलेक्स ने कहा। उन्होंने आंखें खोलीं। ठीक उसी क्षण एक परिचित उपस्थिति उसके बगल में प्रकट हुई। इग्रिस ने शांत भाव से कहा, तुम्हारा विश्राम काल समाप्त हो गया है। अब दूसरे चरण के लिए तैयार हो जाओ। ये 6 महीने तक चलेगा। एलेक्स ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और सहमति में सिर हिलाया। ठीक है। इग्रिस ने अपना हाथ उठाया और एक साधारण इशारा किया। दुनिया बदल गई। एलेक्स के नीचे की जमीन कांप उठी और आसपास का भूभाग विकृत होने लगा। सतह पर विशाल दरारें फैल गईं और उन दरारों के भीतर से विशालकाय संरचनाएं उभरने लगीं। पहाड़, उनमें से 36, प्रत्येक शिला आकाश में बहुत ऊंची उठी हुई थी। उनकी सतहें ऊबड़-खाबड़ और असमान थीं। पिघले हुए लावा की नदियां उनकी ढलानों से नीचे बह रही थीं, जिससे आसपास का वातावरण तीव्र लाल चमक से जगमगा रहा था। गर्मी तुरंत तीव्र हो गई, जो एलेक्स द्वारा पहले सहन की गई स्थितियों से भी कहीं अधिक थी। वह बिना कुछ बोले उस दृश्य को देखता रहा। इग्रिस ने कहा, हर पहाड़ में 100 राक्षस हैं। आपको 1 महीने के भीतर 6 पहाड़ों से 600 राक्षसों को मारना होगा। एलेक्स की निगाहें थोड़ी सी घूमी और पास की चोटी पर टिक गईं। इग्रिस ने आगे कहा, अगर आप दिए गए समय के भीतर आखिरी राक्षस को भी खत्म करने में नाकाम रहते हैं, तो वे सभी फिर से पैदा हो जाएंगे। आपको शुरू से खेलना होगा। एलेक्स चुप रहा, परिस्थितियों पर विचार कर रहा था। इग्रिस ने आगे कहा, इसके अतिरिक्त प्रत्येक पर्वत के भीतर विशेष पदार्थ मौजूद हैं।
ये युद्ध के दौरान आपके शरीर को और भी निखारेंगे। आप इनका प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं या नहीं, ये पूरी तरह से आपकी समझ पर निर्भर करता है। एलेक्स ने एक बार सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। इग्रिस ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा और फिर अपनी बात जारी रखी। इसे अच्छी तरह याद रखें, पूरे ब्रह्मांड में 3000 मान्यता प्राप्त शारीरिक संरचनाएं हैं। एलेक्स का ध्यान थोड़ा और तेज हो गया। इग्रिस ने कहा, तुम्हारे पास आदिम अराजकता का शरीर है। ये तुम्हें नियमों को असाधारण स्तर पर समझने की क्षमता देता है। हालांकि ये शरीर युद्ध के लिए नहीं बना है। एलेक्स ने बाहरी तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वह निहितार्थ को समझ गया था। इग्रिस ने आगे कहा, दूसरे स्थान पर सर्वोच्च शारीरिक शक्ति अविनाशी अमर शारीरिक शक्ति है। ये युद्धोपरांत तैयार किए गए शरीरों का शिखर है। उनके चारों ओर का लावा उन शब्दों के भार का जवाब देते हुए मानो उफान मार रहा हो। इग्रिस ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम कम से कम उसके बराबर या उससे भी बेहतर शारीरिक बनावट बनाओ, या फिर उन 3000 शारीरिक बनावटों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दो। अंततः एलेक्स ने अपना सिर पूरी तरह उसकी ओर घुमा लिया। ग्रैंड मास्टर, क्या आपको नहीं लगता कि यह काफ़ी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है? इग्रिस ने हल्की सी मुस्कान दी। उन्होंने कहा, हाँ ऐसा ही है, लेकिन अगर हम सीमाओं से परे नहीं सोच सकते तो अमरता की खोज करने का कोई मतलब नहीं है। एलेक्स ने कुछ क्षण इस पर विचार किया और फिर सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह उचित है। इग्रिस ने हल्की सी हंसी हंसी। ज़्यादा मत सोचो, आज ही अपनी लड़ाई शुरू करो। आगे की चर्चा का इंतजार किए बिना वह गायब हो गया। सन्नाटा छा गया, जिसे केवल दूर से आती लावा की गड़गड़ाहट और पहाड़ों के भीतर से आती हलचल की हल्की गूंज ही भंग कर रही थी। एलेक्स ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी निगाहें पास के पहाड़ पर टिक गईं। हमें शुरू करने दें। वह आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे की जमीन बल के कारण थोड़ी सी फट गई, बाहरी ऊर्जा के कारण नहीं, बल्कि उसके शरीर के अत्यधिक भौतिक घनत्व के कारण। जैसे ही वह पहाड़ की तलहटी के पास पहुंचा, भीतर से एक धीमी सी गुर्राहट गूंज उठी। पहला राक्षस प्रकट हुआ। यह विशालकाय था, 3 मीटर से भी अधिक ऊंचा, जिसकी त्वचा ज्वालामुखी की चट्टान जैसी गहरी और कठोर थी। इसके शरीर से ऊष्मा निकल रही थी और इसकी सतह के नीचे पिघली हुई रेखाएं नसों की तरह धड़क रही थीं। एलेक्स ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह चले गए। उनके बीच की दूरी पल भर में समाप्त हो गई। राक्षस ने अपनी भुजा को अत्यधिक बल से नीचे की ओर घुमाया, लेकिन एलेक्स ने बचाव नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना हाथ उठाया और सीधे हमले का सामना किया। इस टक्कर से एक धीमी, भारी आवाज उत्पन्न हुई। उनके पैरों तले की जमीन चकनाचूर हो गई। एलेक्स के शरीर ने उस बल को अवशोषित कर लिया। कोई स्पष्ट तनाव नहीं था। उन्होंने शांत भाव से कहा, ये स्तर संभालने योग्य है। उसकी मुट्ठी कस गई। उसने एक बार प्रहार किया। टक्कर के प्रभाव से राक्षस की छाती अंदर की ओर धंस गई और उसका विशाल शरीर पीछे की ओर उड़ता हुआ पिघली हुई जमीन में जा गिरा। पहली हत्या। पृथ्वी पर स्थिति शांत थी। मानवता स्थिर हो गई थी। बचे हुए राक्षस अब कोई खास खतरा नहीं थे और समाज ने नई दिशा पाकर खुद को फिर से संगठित करना शुरू कर दिया था। उन जीवों की मौजूदगी को अब आपदा नहीं, बल्कि एक संसाधन के रूप में देखा जाता था। प्रशिक्षण, विकास, तैयारी। एलेक्स द्वारा उन्हें यथास्थान छोड़ने के पहले के निर्णय का प्रभाव पहले ही दिखना शुरू हो गया था। हालांकि उस शांतिपूर्ण दुनिया की सतह के नीचे कुछ प्राचीन हलचल मची हुई थी। एक अलग थलग पर्वत श्रृंखला के भीतर, सामान्य धारणा की पहुंच से बहुत दूर, एक छिपी हुई संरचना मौजूद थी। सतह से 5000 किलोमीटर नीचे एक काला ताबूत पूर्ण सन्नाटे में पड़ा हुआ था। फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी के, एक जोड़ी आंखें खुल गईं। वे प्राचीन थे। ठंडा। गणना की जा रही है। कितना समय बीत गया है? प्राणी ने सोचा। इसकी जागरूकता बाहर की ओर फैली हुई थी, जो सूचना के टुकड़ों को स्कैन कर रही थी। मैंने एक अवतार को बाहर भेजा था। क्या उसने कुछ उपयोगी जानकारी जुटाई है? आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गईं। कुछ ही क्षणों बाद वे फिर से खुल गए। दिलचस्प। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये जीव मानते हैं कि यह एक आदर्श ग्रह है। उनकी समझ कितनी सीमित है। उसके विचार बदल गए। वो लड़का। थोड़ी सी जिज्ञासा जागृत हुई। उसके पास कुछ असाधारण चीज है। ऊपर स्थित पर्वत धीरे धीरे शांत रूप से गायब होने लगा, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। ताबूत ऊपर उठा। ढक्कन खुल गया। चांद की हल्की रोशनी में भीतर की आकृति प्रकट हुई। इसका रूप रंग त्रुटिहीन था, लगभग अवास्तविक सा। ये धीरे धीरे बाहर निकला। इसकी उपस्थिति ने इसके आसपास के स्थान को विकृत कर दिया। एक सहज भाव से उसने अपने वस्त्र बदलकर आधुनिक वस्त्र धारण कर लिए। मुझे कुछ देर इस दुनिया को देखने दो, उसने धीमी आवाज में कहा। और शायद उसकी निगाहें दूर कहीं टिक गईं। मैं वह हथियार ढूंढ निकालूंगा। वह गायब हो गया। उस ज्वलंत दुनिया में वापस आकर एलेक्स इन घटनाक्रमों से अनजान रहा। उनका ध्यान बिल्कुल नहीं भटका। वह पहले ही दूसरे पहाड़ पर जा चुका था। यहाँ के राक्षस अधिक शक्तिशाली थे और तेज, अधिक आक्रामक। इस बार उन्होंने समूहों में हमला किया।
जब वे उसे घेर रहे थे तो एलेक्स स्थिर खड़ा रहा। अच्छा, उसने कहा। उसके शरीर के भीतर का दबाव फिर से बढ़ गया। उसकी मांसपेशियां तन गईं, उसकी हड्डियां मजबूत हो गईं, उसकी त्वचा सख्त हो गई। दोनों राक्षस एक साथ झपटे। एलेक्स हिल गया। वह पीछे नहीं हटा, वह उनके हमलों के बीच में आ गया। प्रत्येक प्रयास से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। प्रत्येक गतिविधि ने उनकी संरचना को और परिष्कृत किया। लड़ाई और तेज हो गई। समय का अर्थ ठीक हो गया। दिन बीतते गए। उसके शरीर का विकास जारी रहा। ये तकनीक, हालांकि अपूर्ण थी, निरंतर दबाव के कारण स्थिर होने लगी। छोटे मोटे समायोजन वास्तविक समय में किए गए। थ्रेशहोल्ड को पुनः कैलिब्रेट किया गया। कार्यक्षमता में सुधार हुआ। पहले सप्ताह के अंत तक एलेक्स ने 2 पहाड़ों को पार कर लिया था और उसका लेवल भी बढ़कर 56 हो गया था। उसके शरीर में फिर से बदलाव आ गया था। यह अब केवल सघनता नहीं रह गई थी, यह इस तरह से लचीला हो गया था जिसे पारंपरिक मापदंडों द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता था। उसके द्वारा किया गया प्रत्येक प्रहार पहले से अधिक बलपूर्ण था। उस पर हुए हर हमले से नुकसान कम होता गया। ग्रैंड मल्टीवर्सल रॉयल अकादमी में इस बारे में चर्चाएं शुरू हो गई थीं। क्या आपने सुना है? एक छात्र ने धीमी आवाज में पूछा। उन्होंने एक शिष्य बनाया है। ओरियन डोमेन की सर्वोच्चता। दूसरे ने आश्चर्य से जवाब दिया। इसके लिए कौन योग्य हो सकता है? मुझे नहीं पता, पहले व्यक्ति ने जवाब दिया। लेकिन मिली जानकारी से पता चलता है कि उसका पिछला रिकॉर्ड महत्वहीन है। इसका कोई औचित्य नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले व्यक्ति ने कहा। सत्ता शायद ही कभी तर्क का अनुसरण करती है। दूसरे छात्र ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ीं। क्या आपको लगता है कि वह आगामी टूर्नामेंट में भाग लेगा? इसकी संभावना है। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। पहले व्यक्ति ने कहा, मैं एक रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा। दूसरे ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मुझे एड्रियन से बात करनी होगी। अगर यह सच है तो मामला पेचीदा होने वाला है। अकादमी में तनाव बढ़ने लगा।